तो नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छाट छाट के लिया गया है। तो आप लोग जरूर देखिए, यहाँ से आपको 10 नंबर कोई रोक नहीं सकता इस वीडियो से। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए, कोई एक है जो तीनों से संबंध नहीं रखेगा। ऑप्शन नंबर 1 है किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया लेना, बी करा है प्रश्नोत्तरी परिचालक करना, और सी करा है स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, और डी करा है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। तो देखिए ये 3 जो है मिल रहे हैं, ये संबंध एक दूसरे से रख रहे हैं, लेकिन ये प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना ये नहीं रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जो अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक से मिला हुआ है। इस चारों ऑप्शन में कौन ऐसा है कि जो अपने क्षेत्र से मिला हुआ है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए सृजनशील किए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। बी कह रहा है बी कह रहा है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा किचन अनुप्रयोगों पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, और सी कह रहा है निर्धारित कीजिए कि दिए गए विश्लेषण मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, और डी करा है क्या आप अपने विद्यार्थी को मूल्यांकन उनकी रणनीति की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह मिला हुआ है, ठीक ना। तो वो जो है ऑप्शन नंबर सी है, निर्धारित कीजिए कि विश्लेषण मापकों में कौन सा मापक अपने उत्तम परिणामों को मापने में सर्वाधिक प्रवृत्त रखता है। ये बात निर्धारित करने की बात कर रहा है कि कौन मापन ऐसा है जो अपने माप को जो मापता है उसको सबसे बेहतर तरीके से मापने में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि चिंतन विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पढ़ाए जाने वाले विषय से आप अपनी रुचि विकसित कर सके। बी कह रहा है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करना। तुलना तो पहले गलत हो जाता है, ठीक ना। और तीसरा देखते हैं, इस बात पर बल देना कि आपकी सोच उच्च अपेक्षा की है। ये भी नहीं समझ सकता है, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं है सभी बच्चों को बल दिया जाए कि उच्च अपेक्षा की सोच रखे, कोई बच्चा तो निम्न का भी रखता होगा, इसलिए भी गलत। और डी है, आप अपनी सफलता हेतु क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बात एकदम बिल्कुल सही है कि सफलता में क्या विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। जो आप बोल रहे हैं वो उसमें क्या दिखनी चाहिए, सफलता दिखनी चाहिए, विश्वास दिखना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। कह रहा है विकास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रमस्तिष्क घात, बी है पर विभाज्य तनाव, सी है न्यू अवधान सक्रिय विकार, और डी है आत्म विद्रोह बिच्छो, ठीक ना, सॉरी आत्म बिच्छो। तो बताइए, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पर अभिघात तनाव, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये विकार नहीं होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उपचारात्मक शिक्षण, बी है विभेदित अनुदेशन, सी है पारस्परिक शिक्षण, और डी है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा,
विभेदित अनुदेशन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से प्रभावशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ऑप्शन नंबर 1 है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त दायित्व ग्रहण करते हैं। बी कह रहा है अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और डी कह रहा है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। और डी है वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए अति आवश्यक है। तो देखिए कह रहा है कि प्रभावी अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है, ठीक ना। तो देखिए अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर 1 केवल आ गया सब तो पहले ही गलत हो गया, ठीक ना। बी कह रहा है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में है, ठीक ना। ये ठीक ना, मरने ये में है, ठीक। और सी कह रहा है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावक की शैक्षिक आवश्यकता पर। और डी कह रहा है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण में। तो ये बात बिल्कुल सही है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 कक्षागत विधियों के प्रति कठोर निर्णय। बी है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। और सी है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। और डी है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो, ठीक ना। तो देखिए निस्सहायता का मतलब होता है जो सहायता ना मिली हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ये बात वो दिमाग में बैठा लिए हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पूरा सर और एकदम भारी हुआ है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। सर्दी 3-4 दिन से बहुत परेशान कर रही है मुझे पढ़ाने में इतना दिक्कत हो रही है। 9वां देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी या निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उनके अभिभावक को उनकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है निम्नतर श्रेणी, ध्यान रहे, कह रहा है कि विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, मतलब कम प्राप्त कर रहा है, कम नंबर ला रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सी परामर्श देना होगा, ठीक ना। तो मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए। ऐसी बात नहीं है, इससे थोड़ी ना हो जाएगा कि वो रुचि उसकी कम हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। बी है जो भली भांति शिक्षा न ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। ऐसा भी नहीं। घर पर उसे कह रहा है कि घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। ये बात बिल्कुल सही है। घर पर क्या करे अभिभावक कि उसको परिश्रम पूर्ण कार्य करने पर बल दे, ज़्यादा कहे कि बेटा मेहनत करो, उत्साहित करे, ठीक ना, कि ताकि वह उच्च श्रेणी स्तर में आना सफल हो सके, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 मानसिक प्रारूपता, बी है मोर्चाबंदी, सी है निर्धारण और डी है अंतर्दृष्टि। तो देखिए जो बाधित नहीं करता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्दृष्टि क्या होता है, वह समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि जब जागेगी तभी बच्चा आसानी से अच्छे तरीके से अधिगम को सीख सकता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। मतलब कह रहा है एक शिक्षिका है पूर्व पठित मतलब जो पढ़ा हुआ है पाठ को जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, ठीक ना।
तो ऑप्शन नंबर 1 है वह बच्चों की संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, गलत बात। बी कह रहा है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, ऐसी भी बात नहीं है। सी कह रहा है वह विद्यार्थी को सामर्थ्य अनुकूलन स्मरण की बात आ गई तो ये गलत हो गया तुरंत। बच्चा के ऑप्शन नंबर डी, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है सरलीकरण, अत्यधिक सदुद्धता, कर रहा है अत्यधिक सदसुद्धता, और अगला कर रहा है विकासात्मक, और डी है अधिकाधिक सामान्यीकरण। तो देखिए क्या कर रहा है, विकासात्मक की बात हो रहा है, विकास कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि एक बच्चा सीख रहा है मातृभाषा, वही बच्चा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो इसका मतलब कोई इंग्लिश बोल रहा है वो हिंदी सीख रहा होगा, जो हिंदी है उसकी मातृभाषा होगी, ठीक ना। अगला देखेंगे, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1 तनाव विलोपन, बी है निष्पत्ति चिंता, और सी है संज्ञान प्रतियोगिता, और डी है संज्ञान भावना। तो कह रहा है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तो देखिए जो प्रभावित करता है संज्ञान भावना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, बी है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श, और सी करा इस कार्य को केवल शब्द आ गया तो पहले ही काट दो, और डी है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके, ये भी बात नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अपने विचारों द्वारा, यहाँ पर देखो विचारों द्वारा, ठीक ना, खोज करने के लिए आत्मविश्वास को निर्माण करता है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है? कह रहा है कि एक उच्च स्तरीय सृजनशील बच्चा है, वह रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे कम उपयुक्त इस चारों में से कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतपूर्ण स्नेह तथा सहयोगी संबंध विकसित करता है, ये बात सही है। बी कह रहा है उस रंगमंची कौशल को अधिक समय देने जिसके वह प्रफुल्लित होता है, और सी कह रहा है संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों को की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उनके सीखने के प्रयासों के लिए करना, ये बात भी सही है। और डी है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करता है ताकि वह छात्रवृत्ति पा सके, ये बात नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16 है इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? कौन बताए है कि बच्चे क्या करते हैं, वृद्धि के लिए विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये मैस्लो बताया, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैस्लो। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में कौन सा तत्व कक्षा के अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, बी है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, सी है कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, और डी है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा
अध्यापकों द्वारा स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, सहायता की बात आ गई, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18, परिपक्व विद्यार्थी कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बी कह रहा है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता करते हैं। और सी कह रहा है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में विचलित नहीं होते। बात तो ठीक है। और डी कह रहा है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन के भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। तो देखिए परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं वह अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता करते हैं, ठीक ना। अपने भावनाओं को सहायता करेंगे तभी, जब अपनी भावनाओं को स्वयं सहायता करेंगे तो वह आगे बढ़ेंगे, परिपक्व होंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपनी तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सिद्धांत आधार हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए विकास निरंतरी होता है। विकास क्या होता है? निरंतरी होता है। और बी है अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न रूप होते हैं। बात तो ठीक है, होते हैं, ठीक है। और सी कह रहा है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। और डी कह रहा है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। तो देखिए विकास तो निरंतर होता है, बात तो बिल्कुल सही है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है, ये भी बात तो सही है, ठीक ना। विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है। जो विभेद है इस चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर जो होगा विभेद और एकीकरण विकास के एक लक्षण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धि IQ होता है जो गोद लिए गए उसके, ठीक है, लिए गए होगा, ठीक ना, लिए गए उसके सदोहर भाई बहनों को होता है। बी कह रहा है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, गलत बात। सी कह रहा है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी नहीं। डी है आनुवंशिकी बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतियोगितात्मक को प्रभावित करती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए गतिशील या गतिशील हो या प्रगतिशील, ठीक ना, कि शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे उपेक्षा की जाती है कि उपेक्षा की बात है, ठीक ना, ध्यान रहे क्वेश्चन उपेक्षा लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे, ठीक बात। बी कराए वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार है। प्रश्न तो उठाना पड़ेगा, नियम कोई गलत नियम होगा तो भी क्या ऐसा नहीं बच्चा उठाएगा, प्रश्न उठाएगा। और सी है किसी भी प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो उन्हें, ऐसी बात नहीं है किसी भी प्रकार मतलब गंदी समाज की भूमि होगी तो उस पर भी वो स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं है। और डी है वे समय नष्ट करने वाली ये समय नष्ट करने वाली समाज में नहीं रहना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 पारस्परिक शिक्षण, बी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और सी है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, और डी है सक्रिय अनुकूलन। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो ये जो है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है पूछ रहा है, ठीक ना। तो यह पारस्परिक शिक्षण जो है यह आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशीलता या प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थियों बिना किसी अन्य की सहायता से कार्य पूरा करें। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत के कौन से चरण को संकेत करता है।
देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए फिर से। कर सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, ठीक ना। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से कार्य पूरा कर सके। तो यह जो है इनका औपचारिक चरण होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, चौथा चरण होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर ए स्वायत्तता, बी ए किशोरावस्थात्मक अखंडपन, और सी कर रही है परिपक्वता, और डी कर रही है नियमों के प्रति घृणा। तो देखिए ये जो कर रहे हैं स्वायत्तता की बात कर रही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? जॉन डेवी की बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल बात करेक्ट है। बी कह रहा है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव को अंतर्निहित नहीं है, अपितु उसका कर्षण संवर्धन नहीं। गलत बात। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। गलत बात। कक्षा को प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं। गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे 26 है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। अवबोधन, ठीक ना। तो अवबोधन का मतलब क्या हो गया? बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक ना। तो बोलने में जब दिक्कत हो गई तो अफेजिया होगा, ठीक ना, भाषा घात। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है, विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। बी कह रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात है। और इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं। गलत बात। और डी कह रहा है, वह शोधाधारित नहीं है। ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। गलत बात। बी करा हुआ केवल आ गया तो अब्राहम मैस्लो। ये भी गलत। और सी करा हुआ सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। ये भी गलत। और डी है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये बात ठीक ना, ये सही हो जाएगा। नहीं मानता है, इसी बात को नहीं मानता है। अगला देखेंगे 29 है, कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विभेद। ऑप्शन नंबर ए हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों के परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। बी कह रहा है, अनुपयुक्त होते हैं क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। और सी कह रहा है, लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों की प्रवृत्ति रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही यहीं पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर आखिरी और अंतिम देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन नंबर ए सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। बात बिल्कुल सही है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ इसीलिए किया गया था कि सभी विद्यार्थियों का जो संपूर्ण आकलन हो, विकास हो, उसको निश्चित किया जा सकते। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और सब गलत है। ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में 6:30 बजे के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।